हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। आज हम BA तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ को पुनर्गठित करना, रीऑर्गेनाइजिंग द यूनाइटेड नेशंस। इससे पहले जो हमने कल किया था संयुक्त राष्ट्र के लोकतंत्रीकरण हेतु संशोधन संबंधी सुझाव, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कुछ एक विद्यार्थियों ने कहा था कि एक बार दोबारा से इनको दोहरा दिया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र के लोकतंत्रीकरण के लिए जो हमने संशोधन संबंधी सुझाव दिए थे, उनमें सबसे पहले था चार्टर का कठोर स्वरूप, दूसरे नंबर था सदस्यता संबंधी मामला, तीसरे नंबर पर था सुरक्षा परिषद का संगठन, चौथे नंबर पर था निषेधाधिकार की समाप्ति, पाँचवें नंबर पर शक्तिशाली राष्ट्र, छठे नंबर पर एक केंद्रित विश्व, सातवें नंबर पर घरेलू विषय, आठवां महासभा के संबंध में संशोधन, नंबर 9 सैनिक शक्ति का गठन, नंबर 10 आर्थिक विपन्नता, नंबर 11 प्रजातांत्रिक विचारधारा का अभाव, नंबर 12 मानव अधिकारों की सुरक्षा, नंबर 13 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अनिवार्य क्षेत्राधिकार, नंबर 14 शांति के लिए एकता प्रस्ताव, नंबर 15 चार्टर की अधिकृत व्याख्या, नंबर 16 संयुक्त राष्ट्र के राजदूतों की नियुक्ति, नंबर 17 महासचिव का पद, नंबर 18 सुरक्षा परिषद को आर्थिक सामाजिक कार्य सौंपने का सुझाव, नंबर 19 निशस्त्रीकरण, नंबर 20 विश्व सरकार, विश्व संघ तथा विश्व व्यवस्था की स्थापना। इस प्रकार हमने देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रश्न जो भरकर सामने आए थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो भरकर आया था वह था विश्व सरकार की स्थापना। बच्चों, आप जानते हो आजकल हम ग्लोबलाइजेशन के युग में रह रहे हैं। विश्व एक जगह आकर इकट्ठा हो गया है, इसलिए ये सुझाव था कि विश्व सरकार की स्थापना की जाए। यदि ऐसा हो जाए तो विश्व से युद्ध का भय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इससे सारा विश्व एक संघीय सरकार में बदल जाएगा। इससे समस्याओं का समाधान युद्ध द्वारा नहीं अपितु शांतिपूर्ण ढंग से होगा। सभी लोग विश्व संघ के कानूनों का पालन करेंगे, परंतु इस तरह की व्यवस्था की संभावना से मतभेद रखते हुए ऑर्गेन्स्की ने कहा था कि विश्व सरकार अभी बहुत दूर की बात है। वर्तमान राष्ट्रों के ऐच्छिक सहयोग द्वारा विश्व सरकार का निर्माण करना इतना कठिन है, इतना दुष्कर है कि हम स्पष्टतः कह सकते हैं कि ये कभी नहीं होगा। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र का व्यवहार कुछ परिस्थितियों में तो प्रजातांत्रिक रहा, परंतु विभिन्न प्रकार की स्थितियों में ये पूर्ण रूप से निरंकुश बन जाता है। निशस्त्रीकरण का विषय, निषेधाधिकार का मामला, सुरक्षा परिषद का अनावश्यक हस्तक्षेप, महासभा की विशेष भूमिका आदि इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की निरंकुशता को बढ़ाते हैं। पॉल हेनरी स्पॉक ने कहा था कि हमें पारस्परिक मतभेद मिटाना होगा। हमें ना किसी के साथ विशेष सहानुभूति और ना ही किसी के साथ घृणा रखनी चाहिए। हमें अपने देश के हितों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, परंतु हमें तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि हम अपने देश के हितों को सामान्य हितों की दृष्टि से नहीं देखेंगे तथा विश्व और मानव हितों का ध्यान नहीं रखेंगे। महासभा के संगठन में सुधार करके वे सदस्यता संबंधी समस्याओं को दूर करके उसे सदस्य राष्ट्रों के प्रति अत्यधिक उत्तरदायी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार सुरक्षा परिषद के व्यवहार को भी सदस्य राष्ट्रों के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सकता है। सुरक्षा परिषद के तानाशाही रूप में परिवर्तन करना भी आवश्यक है। यदि हम वास्तव में संयुक्त राष्ट्र को उत्तरदायी बनाना चाहते हैं तो इसे लोकतांत्रिक रूप से सुदृढ़ करना होगा। बच्चों, हम बात करते हैं अब संयुक्त राष्ट्र को पुनर्गठित करना, रीऑर्गेनाइजिंग द यूनाइटेड नेशंस। स्वीडन के प्रधानमंत्री इंगवर कार्लसन, तंजानिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति जूलियस न्यरेरे तथा जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांडेट ने संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन को लेकर कुछ सुझाव दिए। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व राजनीति में अनेक परिवर्तन आए हैं। बदलते समय तथा परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र में भी आवश्यक परिवर्तन करने की अत्यंत आवश्यकता है। जब 24 अक्टूबर 1947 को यह विश्व संस्था अस्तित्व में आई, तब से आज तक विश्व के सभी क्षेत्रों में बहुत परिवर्तन आ गए हैं।
ये संख्या आप जानते हैं कि 51 से बढ़कर 193 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है सुरक्षा परिषद के संगठन तथा निषेधाधिकार में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं। ये आपने सुझावों में पहले भी देखा था कि सुरक्षा परिषद के संगठन में जो सुझाव आते हैं वो हैं कि इसकी सदस्य संख्या में वृद्धि की जाए और जो वीटो पावर इन महान शक्तियों को दी गई है उसमें भी कुछ परिवर्तन किए जाएं। दूसरे नंबर पर आता है महासचिव की चुनाव विधि में परिवर्तन किया जाए तथा उसे अधिकार तथा शक्तियां पहले से अधिक प्रदान की जाएं, जिससे वे अधिक प्रभावशाली बन सकें तथा अपने उत्तरदायित्वों का ठीक ढंग से निर्वाह कर सकें। जैसा कि आप जानते हो कि महासचिव अपने कार्यों और दायित्वों के लिए संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र एवं सदस्य राज्यों के प्रति उत्तरदायी है। उससे आशा की जाती है कि वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन निष्पक्ष, स्वतंत्र तथा ईमानदारी से करेगा। साधारणतः कोई भी महासचिव एक से अधिक दफा इस पद पर आसीन रहना चाहता है, तो इसलिए सुझाव दिया गया था कि महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया जाए और उसे पुनः चुनाव का अधिकार न दिया जाए। तीसरे नंबर पर आता है इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विश्वव्यापी विधि क्रियान्वित की जाए, जिसका हमने अभी अभी एक विश्व सरकार बनाने के माध्यम से जिक्र किया था कि किस प्रकार से ये सुझाव आता है कि एक विश्व सरकार बना दी जाए। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे वित्तीय संकट ने संयुक्त राष्ट्र के मनोबल को तोड़ने का कार्य किया। संयुक्त राष्ट्र अपने आर्थिक कार्यों को संपन्न करने के लिए सदस्य राज्यों के अनुदान पर निर्भर है। यदि किसी शक्तिशाली तथा धनी राष्ट्र की बात नहीं मानी जाती है तो वह अनुदान राशि रोक देता है अथवा देने से इनकार कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र ऐसे राज्य के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में सुझाव दिया गया है कि जो राष्ट्र ऐसा करते हैं उन्हें मताधिकार से वंचित कर देना चाहिए। और अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पर संघ की संरचना में सुधार लाने तथा सुझावों पर विचार विमर्श करने के लिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की तरह ही एक अन्य सम्मेलन बुलाया जाए। इस प्रकार से इन सुझावों को स्वीकार कर लेने के बाद ये कहना उचित होगा कि चार्टर में परिवर्तन करके संयुक्त राष्ट्र को अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, राष्ट्रों के आपसी तनाव तथा संघर्ष के कारण मानवता को भूख, गरीबी, बेकारी, अशिक्षा तथा अनेक बीमारियों से झुलसना पड़ा है। ये एक वास्तविकता है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि संयुक्त राष्ट्र ने अनेक विफलताओं के बावजूद भी मानवता को तृतीय विश्व युद्ध से बचाया है। तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका आप सब जानते हैं कि अगर तृतीय विश्व युद्ध हो जाता है तो फिर किसी के बचने की संभावना नज़र नहीं आती। संयुक्त राष्ट्र को अधिक सशक्त बनाकर मानव जाति का कल्याण किया जा सकता है। घोषणा पत्र को अधिक सशक्त बनाकर जब हम मानव जाति का कल्याण कर सकते हैं तो घोषणा पत्र में संशोधन के प्रश्न पर भारतीय प्रतिनिधि रिकी जयपाल ने कहा है कि आज घोषणा पत्र में सामान्य पुनर्वलोकन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बिना अपवाद के सभी सदस्यों द्वारा उसकी व्यवस्थाओं का निष्ठापूर्वक पालन करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार गुडरिच का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विधान का विकास उसके घोषणा पत्र में संशोधन किए बिना भी किया जा सकता है। इसी प्रकार अपने विचार प्रकट करते हुए क्लीवलैंड ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में मानव जाति की सेवा करने की क्षमता है, परंतु इस बात कुछ उसके सदस्य राज्यों की क्षमता पर निर्भर है। इंगल्टन ने ठीक कहा है कि चार्टर में संशोधन करने के उपबंधों पर सैन फ्रांसिस्को में बहुत अधिक तर्क वितर्क हुए हैं तथा जिस रूप में उन्हें स्वीकार किया गया है उसकी कड़ी आलोचना हुई है। इतिहास की मुख्य सीखों में से एक यह है कि परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। जिस संविधान को नियमित विधि से बदला नहीं जा सकता वह या तो अनियमित विधियों से अथवा हिंसा के द्वारा बदल दिया जाएगा अथवा उससे बच निकलने के रास्ते ढूंढ लिए जाएंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कार्यप्रणाली के दौरान व्यवहारिक रूप से उभरे कई प्रश्न, जैसे कि हमने देखा जो हमने सुझावों की बात की, उनके अनुसार संशोधन करना समय की मांग है। वास्तव में इस संगठन को लोकतांत्रिक संगठन भी हम तभी कह पाएंगे जब इस संगठन के कार्यों तथा निर्णयों पर कुछ राष्ट्रों का एकाधिकार नहीं बल्कि
समस्त राष्ट्रों की समुचित तथा न्यायोचित भागीदारी हो। ऐसी स्थिति में ही हम एक खुशहाल, शांतिपूर्ण तथा सुरक्षित विश्व का निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।